बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आज के मेहमान खालिद चिश्ती, रिटायर्ड एयर कमोडोर, 1977 से 2012 तक पाक फ़िज़ाइया में बतौर फ़ाइटर पायलट शमूलियत अख्तियार की। 35 साल मुल्क की खिदमत की, हिफाजत की। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारे इम्तियाज़ और सितारे बसादत से इनको नवाजा गया। आजकल दिफाई तज़कियाकार के तौर पर अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि जो हुआ वो क्या है और क्या होने जा रहा है। चिश्ती साहब, किसी भी सबूत के बग़ैर इंडिया ने पहलगाम के वाक़े में हमें मुलव्वस ठहराया और फिर शहरियों को जारियत का निशाना बना दिया। क्या भारत का ये न्यू नॉर्मल तो नहीं कि वो पाकिस्तान को कभी भी किसी भी इल्ज़ाम तराशी के हवाले से हमला कर सकता है? बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब आपका और आपके चैनल का मुझे इनवाइट करने का। ये उनकी तरफ से न्यू नॉर्मल का इंटेंडेड प्लान जिसको कहते हैं वो था, डेफिनेटली था, लेकिन शायद हम उस पर जो 10 तारीख को पाक फ़िज़ाइया ने और आर्म फोर्सेस ने जनरल किया, वो हम उस पर बाद में आएंगे कि पाकिस्तान ने क्या न्यू नॉर्मल सेट किया। क्योंकि न्यू नॉर्मल वो होता है जो एक एक्सेप्टेबल दोनों तरफ नॉर्म्स हो जाएं। ज़ाहिर है उनका एम यही था और उन्होंने मिसकैलकुलेट किया कि हमारे पास राफेल भी आ चुके हैं, हमारे पास S-400 भी आ चुके हैं, हम रीजनली इंपॉर्टेंट भी हो चुके हैं। अमेरिका चाइना की थोड़ी बहुत जो कन्फ्रंटेशन चल रही है इकोनॉमिक साइड पर, हम उसमें ज़्यादा रेलेवेंट हो गए और पाकिस्तान लेस रेलेवेंट हो गया। मेरा ख्याल है इस चीज़ को उन्होंने मिसकैलकुलेट किया। हर जिसने क्या इसकी वजह नहीं है कि वो आए, बालाकोट में उन्होंने हमला किया, वो वापस चले गए। बालाकोट इंटरनेशनल टेरिटरी थी, उसका वो जवाब नहीं दिया गया जो जवाब बनता था, तो उनका हौसला और बढ़ गया। आप ये ले सकते हैं, लेकिन देखें एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमिलेशन देखनी होती है, किसकी एम्बैरेसमेंट ज़्यादा हुई। नो डाउट टेक्निकली आप ठीक कह रहे हैं कि हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज किया गया था, लेकिन जो मैसेज चला गया था ये 2 जहाज़ मार गिरा कर, वो भी अपनी जगह ठीक था। और ज़ाहिर है उससे हमने भी सीखा कि सॉवरेनिटी किसी तरह की भी हो, हमने जो डेवलपमेंट की वो बाद में हम शायद उस पर आएंगे, लेकिन आपकी बात उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। ये एक अटैम्प्ट थी उनकी कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज किया जाए, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप 2 जहाज़ों को वापस नहीं जाने देते, लैंड नहीं करने देते और मलबा गिराते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा एक काउंटर अटैक या काउंटर रिटेलिएशन है। चिश्ती साहब, ये कहा जा रहा है कि असल में आपने तैयारी ही तब से दोबारा शुरू की जब वो वाक़ हो गया। इज इट इफेक्ट? देखिए, मैं जब से होश संभाला पाक फ़िज़ाइया में, हमने 1977 में गालबन चले गए थे। तो मैं एयर मार्शल असगर खान की हम स्टोरी सुनते थे। एयर मार्शल नूर खान को मैं ज़ाती तौर पे मिल चुका हूँ। MM आलम हमारे मेस में रहते थे, पेशावर मेस में मेरी पहली पोस्टिंग थी एज ए यंग ऑफिसर। MM आलम भी बैचलर थे, शादी नहीं की थी, मेस में ही खाना खाते थे हमारे साथ। तो मैंने वो लेगेसी डायरेक्ट सुनी थी उनसे जब सुनते हैं तो क्या डॉग फाइट थी वो। व्हाट ए डॉग फाइट, व्हाट ए डॉग फाइट। और मैं प्रिविलेज समझता हूँ, अब तो इस दुनिया में नहीं रहे MM आलम साहब, उनकी मग़फ़िरत करे, हम डायरेक्ट मेस में जैसे हम टेबल पे बैठे हैं इस तरह हम सुना करते थे। और जब वो बताते थे तो यकीन करें, हम नौजवान 21-22 साल के, एक जहाज़ था उनका, एक जहाज़ है और 5 जहाज़ों को इंगेज किया सरगोदा के ऊपर। वो भी बाय द वे 7 सितंबर था और इस दफ़ा 7 मई था, तारीख 7 ही थी ऑन द लाइटर नोट। तो हम तो वो लेगेसी है। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं उससे इस तरह एग्री नहीं करूँगा कि 2019 में हमने कोई रियलाइजेशन की, हमने कोई सबक सीखा। मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये है कि ये एक लेगेसी है, ये वो एक्सपेक्टेशन है जो लेगेसी तो है ना, इंसानों की तरबियत के हवाले से, कमिटमेंट के हवाले से, जज्बा शहादत के हवाले से, ये तो फैक्ट है। लेकिन जब आपको पता है आज ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको चाहिए बेहतरीन चीज़ें, बेहतरीन हथियार। मैं आपको 3 डोमेन में पे बात करूंगा, अगर जिस तरह लेगेसी को हम टच करें। नंबर 1 जो आपने जज्बा शहादत का, दैट्स नंबर 1, उसमें हमारा एज अल्हम्दुलिल्लाह है। दूसरा देखिए, हमेशा से पिछले 75 साल में और ख़ास तौर पे जब से एयर मार्शल असगर खान ने पाक फ़िज़ाई की क़यादत संभाली, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग पिछले 50 सालों से ज़्यादा से तो हम तरबियत दे रहे हैं मिडल ईस्ट और दोस्त ममालिक को। मैं खुद फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, मैंने कई मुल्कों के कैडेट्स को, टेक्नीशियन को, पायलट्स को ट्रेनिंग दी है। तो ये इसका मतलब ये है कि कोई हमारी ट्रेनिंग में कुछ तो एज है जो दोस्त ममालिक हमारे पर ट्रेनिंग करते आते हैं, ये एक्सचेंज पोस्टिंग चाहते हैं हमारे साथ करना। तीसरा हमारा डोमेन आज का नहीं है, वो है टेक्नोलॉजिकल एज। वो रिलेटिव टर्म में होती है। जब हमारे पास F-86 थे, एयर मार्शल असगर खान और नूर खान के ज़माने में, वो हमारा टेक्नोलॉजिकल एज 1965 में भी F-86 जहाज़ थे, सेबर जो थे, वो इंडिया के पास नहीं थे, उसके बाद हंटर थे और नैट थे। तो टेक्नोलॉजिकल एज की हमें इसलिए माइंडफुल रहना पड़ता है कि हम उसकी न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी को 2.5-3 टाइम्स एयरफोर्स है, हमसे 11 गुना डिफेंस बजट है उनका, तो हम तो उससे क्वालिटी के अलावा मैच ही नहीं कर सकते और टेक्नोलॉजी की जब तक इंटीग्रेट ना करें। सर, पाकिस्तान की एयरफोर्स की जिस आप बात कर रहे हैं और जिन सलाहियतों की बिना पर आपको
अपने जो हरीफ है इंडियन एयरफोर्स पर बर्तरी हासिल है, क्या उसमें हकीकत है कि आप नियर रियल ट्रेनिंग है? एब्सोल्युटली नियर रियल इस तरह कि मैं अगर मुझे दोनों एयरफोर्सेस का तवाजना करने की एज अ न्यूट्रल स्टूडेंट ऑफ एयर पावर और स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी, देखिए हिंदुस्तान जो है मेरी नज़र में अभी तक रशिया या सोवियत यूनियन वाले फिलॉसफी पे उड़ता है, जिसका मतलब ये था कि ये एक एरियल गनरी है जो एयर पावर है, यानी आप हवा में होंगे, एक थर्ड डायमेंशन या सेकंड डायमेंशन आपको मिलती है, वहाँ से आप दुश्मन पर हमला करें। अब दुनिया बहुत एडवांस हो गई, जो हमने 5-6 सालों में पाक फ़िज़ाइया में इंटीग्रेशन देखी है और हम उसको मल्टी डोमेन ऑपरेशंस कहते हैं। दैट मीन्स हम सिर्फ प्लेटफॉर्म ज़मीन वाले मिसाइलों से नहीं लड़ेंगे, हम सिर्फ हवा में जहाज़ों से नहीं लड़ेंगे, हम सॉफ्ट अपना जो एम्पावरमेंट है, जो साइबर कमांड है, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है, उससे भी लड़ेंगे। तो ये डिफरेंस है। तो इसकी भी फ़र्क पर होगा कि टाइमली जो फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल आपने ऑन स्पॉट कहा है। असल में जितनी आपकी इनपुट एक्यूरेट होगी, जितनी टाइमली होगी, जितना आपका एनालिसिस जल्दी हो पाएगा, उतनी आपकी डिसीजन पावर या डिसीजन की जो एम्पावरमेंट है वो बेहतर होगी और टाइमली होगी। और एयर पावर सबसे ज़्यादा प्रोडोमिनेंट टाइम फैक्टर से चलती है। ऑब्वियसली डिलेड डिसीजन इज़ नो डिसीजन हमारी प्रोफेशन के अंदर। और जितना ज़्यादा इनपुट आपको मिलेगी, चाहे वो पायलट से मिले, सेंसर से मिले, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग से मिले, एवैक से मिले, ह्यूमन इंटेलिजेंस से मिले, जितनी इनपुट प्रॉम्प्ट आएगी उतना ही ज़्यादा उसमें लीडरशिप बड़ा मैटर करती है। वो एक अलग सब्जेक्ट। मतलब ये है कि आप कहते हैं कि रेजिलियंस एंड एबिलिटी टू बाउंस बैक बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इन पायलट्स इंजीनियर सबसे मिलकर आया था, तो मैंने अभी कोई 5 दिन पहले इस जो आउटब्रेक हुआ है उससे पहले एक 5 मिनट की वीडियो रिलीज़ की थी। उसमें मैंने ये 4 चीज़ें बताई थी। उसमें मैंने कहा था हमारी इंटीग्रेशन है, हमारी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग है, हमारी डिसीजन मेकिंग है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ऑब्वियसली जज्बा, तो हम पहले बात कर चुके हैं। इंटीग्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम मल्टी डोमेन ऑपरेशन। हमारे जहाज़ अंदाज़ा लगाएं कि 100-150 के जहाज़ हम पीस टाइम में प्रैक्टिस करते हैं, एंड आई एम श्योर हिंदुस्तान एयरफोर्स ऐसा नहीं करती इस इंटीग्रेशन के साथ। कांग्रेस लड़ने को तैयार है, बीजेपी भी लड़ने को तैयार है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सियासी तौर पे बहुत इख्तलाफ राय है। वाशिंगटन डीसी कहते हैं आपकी मदद कर गया। अगर वाशिंगटन डीसी वाले आपकी मदद ना करते तो आज आपकी सूरत-ए-हाल कुछ मुख्तलिफ होती। इज इट ए फैक्ट? मेरा मानना इस तरह नहीं है। इट डेफिनेटली हेल्प की और फ़ायदा भी हुआ, उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा आउटराइटली। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है, देखिए हमने ये जंग लड़ी है 2 टीयर्स। अगर ब्रॉड कैटेगरीज में मुझे अब कहें कि इसको डिवाइड करें इस पूरी जंग को, पहला फेज़ हम कर रहे थे वॉर डिटरेंस मोड में, जब आपने 4 राफेल पठानकोट लैंड। अच्छा सुना, ये 4 राफेल आपने गिराए थे, जो बाकी आए तो उनको वापस क्यों जाने दिया है? वो आपने उनको क्यों नहीं गिराया? मैं उसी पे आ रहा हूँ। वो एज पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहली है वॉर डिटरेंस स्ट्रैटेजी, जिसमें 4 राफेल श्रीनगर लैंड कराए गए, साइबर कमांड, एम्प्लॉयमेंट, जो भी है वो एक लंबी कहानी है। दूसरे में हमने 6+1 मार गिराए। अभी तक पाक फ़िज़ाइया, मैं ऑपरेशन रूम से कॉन्टैक्ट इन टच था थ्रू आउट, उस रात भी इन टच था जब ये शूटिंग हो रही थी। 6+1 मारने के बाद तक हम वॉर डिटरेंस मोड में थे। वॉर डिटरेंस मीन्स हम चाहते थे कि ऐसी पनिशमेंट देना जिससे दुश्मन खौफज़दा हो जाए। हम फिर गए हैं वॉर टर्मिनेशन या वॉर कल्मिनेशन स्ट्रैटेजी पे। जब आप वॉर डिटरेंस मोड में होते हैं एज पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी, आप नहीं चाहते थे कि जंग बढ़े। एग्जैक्टली। जो वॉर डिटरेंस का मतलब ये होता है कि आपको ऐसी प्राइस दें जिससे जंग की तरफ ना जाएं, लेकिन आप जंग का खौफज़दा हो जाए। लेकिन बाद में आने वाले वक्त में आपने देखा उन्होंने ड्रोन मारे, उन्होंने एयरबेसेस पर हमला किया। दूसरा जो हमने किया है 10 तारीख को सुबह, वो था वॉर कल्मिनेशन या टर्मिनेशन स्ट्रैटेजी। दैट मीन्स आइदर जंग फुल स्केल पे चली जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, और वही हुआ कि जंग पर ख़त्म करनी पड़ी हिंदुस्तान को। वो मैसिव हमने बॉम्बिंग की है। मैं डाटा निकाल चुका हूँ, मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। 65 की वॉर 17 दिन जारी रही थी। आपको ज़्यादा नॉलेज रखा, मैंने भी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। जितनी टनेज ऑफ बॉम्ब्स हमने इस 5 घंटे में हिंदुस्तान पर गिराई है, क्योंकि अगले दिन मुझे पाक फ़िज़ाइया से मिसाइल्स और वेपन्स वाइज डाटा मिला, जब कि कौन कौन से वेपन कहाँ कहाँ गिराए गए, तो मैंने कैलकुलेट किया। क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्री 65 की जंग पर बनाई थी, तो मैंने जब टनेज कंपैरिजन किया तो ये टनेज 5 घंटे का 65 की 17 दिन की जंगों से ज़्यादा है पूरे कैंपेन से। और क्यों ज़्यादा है? क्योंकि अब हम वॉर डिटरेंस मोड से निकल के वॉर कल्मिनेशन या टर्मिनेशन स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे थे कि इसको यहाँ रुकना चाहिए या हमें ऑल आउट जाना चाहिए। आपके जो मिसाइल जो आपने इस्तेमाल किए, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रेंज थी जो आपने इस्तेमाल की है? बियॉन्ड विजन रेंज, आप एयर से बात करें, वो 200 किलोमीटर प्लस किया आपने इस्तेमाल, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ज़रा नोट करें मिलिट्री की सपोर्ट एयरफोर्स इंडियन को कहाँ से मिलती है। मैं ज़रा क्विक एनालिसिस, USA, इजराइल,
रशिया एंड फ्रांस। फ्रांस का तो राफेल था ना, बेस्ट जो था। तो जब 36 जहाज बेस्ट फ्रांस दे रहा है तो मैं काउंट तो करूंगा ना। जब राफेल उड़ेंगे, मारे जाना अलग बात है, काउंट तो करूंगा। फ्रांस मिराज 2000 में फ्रांस का था, वो भी उड़ा है, एक मारा भी गया है। तो ये नहीं कह रहा कि सिर्फ राफेल की वजह मैं फ्रांस कह रहा हूँ। उसके पास जो मिराज 2000 है वो भी फ्रांस के हैं, उसके पास जो जैगुआर है वो भी फ्रांस के हैं, जो अब ऑब्सलीट हो रहे हैं। यानी इतना पुराना रिलेशनशिप फ्रांस से है, मैंने इसलिए फ्रांस को काउंट इन किया। तो 4 मुल्क मैंने गिनाए। पाकिस्तान का जब से हमने F-16 लिया है 1982 में, 43 साल हो गए। हमारे कौन से और मुल्क ने दिया हमें कुछ चाइना के अलावा? सो वी हैव वन फ्रेंड। हमने खुद बनाए तो सही, तो वो तो बहुत ब्लेसिंग होगी ना आपके। जब 80s में हमने प्रेसिलर अमेंडमेंट के तहत हमारे स्पेयर पार्ट्स बंद कर दिए, आपको बहुत ज़्यादा इन होगा, जहाज रोक लिए, कहा गंदम ले लो उसके बदले में। तो 1990s में हमने ये रियलाइज किया। कौन से बनाए हैं हमने 1995 में ये JF-17 थंडर का कॉन्सेप्ट आया था। हिंदुस्तान का तेजास का आया था 1985 में, हमसे 10 साल पहले, उसकी अलग बात कर लेंगे। 1995 में पाक फिजाइया ने रियलाइज़ किया कि 90s में जो हमारे अब स्पेयर पार्ट बंद कर दिए, F-16 हमें मुश्किल हो गई, वही सबसे फ्रंट लाइन फाइटर जहाज़ था हमारे पास, मल्टी रोल था, तो अब क्या किया जाए? आया हम इसी तरह लाइफ टाइम डिपेंडेंट रहेंगे लोगों पर? तो ये रियलाइजेशन उसको हुई 7 साल बाद। 2003 में पहला JF-17 थंडर ने एयर टेस्ट किया, 7 ईयर्स और 8th ईयर में, यूँ समझ लें। हिंदुस्तान का आज 40 साल हो गए हैं पूरे तेजास को, जो जहाज़ वो बनाना चाह रहे हैं। अभी उनके सिर्फ 2 स्क्वाड्रन ऑपरेशनल हैं, जो सो कॉल्ड ऑपरेशनल हैं, और अभी भी कंफ्यूज है कि ये इंजन ठीक है या अमेरिका से रिप्लेस कर दे एक और इंजन के साथ। और पूरी जंग में वो साउथ की तरफ था, बेंगलोर से भी नीचे, और उसने कभी इस जंग की तरफ मुँह ही नहीं किया उस जहाज़ ने, जो स्टेट ऑफ द आर्ट था। दूसरी तरफ पाक फिजाइया क्यों नहीं आया इधर? आपके रेडार की वजह से? नो, दे वर नॉट कॉन्फिडेंट कि जंग के लिए फिट है अभी जहाज। तो फिर किस चीज़ पे वो कॉन्फिडेंट? तो मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ। मैं तो स्टूडेंट। देखें, वो हमसे एक बड़ा मुल्क है, उसके वसाइल ज़्यादा हैं, वो पैसा ज़्यादा डिफेंस पे खर्चता है, वो एक परमानेंट हमारा एनिमी है। मैं लिंक करता हूँ। क्या मतलब जो हमें एक फ़ौक़ियत हासिल हुई उनसे हवा में, इसकी वजह क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, तेजस हमसे 10 साल पहले बनना शुरू हुआ था। आज हमारी पाक फिजाइया में इस जंग में 200 से ज़्यादा JF-17 थंडर उड़ रहे थे। उधर 40 थे जो जंग में लाए नहीं गए। और आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि क्यों नहीं लाए गए? क्यों नहीं लाए? इसलिए गए कि वो अभी तक डेवलपमेंट स्टेज से ही नहीं निकल पा रहे, ट्रायल से ही निकल पा रहे। सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे आप कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान एक नाअहल मुल्क है? नहीं, मैं नहीं कहता। उनका एयर चीफ क्या कहता है वो सुन लें। वो क्या कहता है? AP सिंह, एयर चीफ मार्शल, इंडियन एयरफोर्स, अभी क्या कहता है? फरवरी 2025, 2.5 महीने पहले, इस जंग से 2.5 महीने पहले, एक पब्लिक सेमिनार में, नॉट इनसाइड द एयर हेडक्वार्टर्स, पब्लिक सेमिनार में उसने क्या कहा? अभी बेबसी ज़रा देखिएगा। उसने कहा कि मुझे और जहाज़ चाहिए ताकि मैं अपनी डिटरेंस बरकरार रख सकूं और रेलेवेंट रह सकूं। फरवरी 2025। और फिर क्या कहता है? कहता है हमने 9 साल पहले 2016 में 40 तेजास का ऑर्डर किया था इंडियन एयरफोर्स ने, हमें आज तक नहीं मिले। बेबसी महसूस कर रहे हैं हम इंडियन एयरफोर्स चीफ की। मैं एयरफोर्स चीफ को अपने को मिला हूँ, मुझे तो कहीं वो बेबस नज़र नहीं आया कि मुझे JF-17 थंडर नहीं मिल रही, या ब्लॉक 3 अपग्रेड नहीं हो रही, या फलां मिसाइल नहीं ले पा रहा। उधर माइंडसेट डिफरेंट है, उधर माइंडसेट डिफरेंट है। मैं तो कह ही नहीं रहा इंडियन एयरफोर्स, वो चीफ खुद कह रहा है कि मुझे 9 साल में 40 जहाज़ में से एक जहाज़ नहीं मिला। और मुझे किस लिए जहाज़ मांग रहा है? टू स्टे रेलेवेंट एंड टू क्रिएट डिटरेंस। किसी साहब, मुझे समझ नहीं आ रही, अगर मैं आपकी बातों को 10 मान लूँ, 70% भी, तो क्या हिंदुस्तान दोबारा हमला करेगा? पॉसिबिलिटी, इंटेंट, कैपेबिलिटी, यस। इंटेंट तो देखिए कभी किसी वक्त भी बनाई जा सकती है। इंटेंट इज अ मोमेंट ऑफ डिसीजन। नहीं, लेकिन जो अगर जवाब वैसा ही मिला जो जवाब मिला है, तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कैपेबिलिटीज वाइज उसके सिर्फ 6 जहाज डाउन हुए हैं 1000 जहाज में से। मतलब अभी हमारे पे वो हमला कर सकते हैं पूरे जहाज़ों के साथ। और फर्ज करें इन तमाम जहाज़ों को बैक वक्त वो इस्तेमाल करना चाहता है, तो हम कहाँ खड़े होंगे? देखिए, बैक वक्त तब होते हैं जब आपने पीस टाइम में प्रैक्टिस की होती है। आपने 100, 150, मैंने पता किया इंडियन का, काफ़ी मैं पढ़ता हूँ उनके बारे में। उन्होंने जैसे मैंने कहा ना, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस और मैस एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं प्रैक्टिस करते। मैं ये नहीं कह रहा कि वो काबिल नहीं है इसके, या जहाज़ काबिल नहीं है। मैं राफेल की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एज अ फाइटर पायलट। बहुत ज़बरदस्त जहाज़ है, इलेक्ट्रॉनिक स्वीट बड़ा ज़बरदस्त है, जैमर बहुत ज़बरदस्त है, उसका रेडार बहुत अच्छा है। उसने जैमर काम ही नहीं किया। 2001 से इफ्तिखार साहब वो जहाज़ उड़ रहा है, 24 साल से हो गया उस जहाज़ को सर्विस में। सबसे पहले फ्रांस की नेवी ने लिया था वो जहाज़, 24 साल से उड़ रहा है। यमन में एम्प्लॉय हुए हैं, सीरिया में हुआ है, लीबिया में हुआ है, आज तक शूट डाउन नहीं हुआ। लेकिन शूट डाउन हुआ तो यहाँ हुआ है। इस दफ़ा जो बहुत अप्रिशिएबल बात थी वो बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन थी। अनफॉर्चुनेटली थ्री सर्विसेज, एब्सोल्युटली। आप गवाह होंगे, कारगिल में हमारी बहुत कम थी या ना होने के बराबर थी। 65 वॉर में नहीं थी, उस तरह नहीं थी जो अब है। 71 में तो और ज़्यादा कम थी। तो ये अगर हमने बेस्ट
एग्जाम्पल एक सेट की है ऑफ इंटीग्रेशन एंड टाइमली कोऑर्डिनेशन एंड वेल थॉट आउट एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रैटेजी। मेरे हिसाब से शुड बी अप्रिशिएटेड। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, भारत खुद को इलाके का हिस्सा तो समझता था, हमने इसका गरूर तोड़ा। हम इलाके में अमन चाहते थे और इस जंग को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, जिसकी वजह हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया, वरना हम उनके परखचे उड़ा सकते थे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये फैसला फिर आपका सियासी फैसला था ना कि जिसकी बिना पर आपने उनके जो 34 राफेल और गिरा सकते थे नहीं गिराए? देखिए मेरा ख्याल है जब इस तरह मुल्क जंगों में जाते हैं और स्पेशली रिटेलिएटरी मोड में जाते हैं जो हम गए हैं इस तरह, तो इसको स्टैंड अलोन पॉकेट्स में मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि कितना परसेंट पॉलिटिकल था, कितना परसेंट लैंड फोर्सेस और आर्मी का था। मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि बहुत जॉइंटनेस थी इस दफ़ा। मैं इन टच था पाक फ़िज़ाइया के साथ, सारी इनपुट मुझे थी और मैं बड़ा खुश था इस सेंस में एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी के बहुत ज़बरदस्त इंटीग्रेशन है, वेल थॉट आउट फैसले हो रहे हैं। तो अब जब एट द एंड ऑफ द डे अगर रिजल्ट ठीक है और वो ठीक है तो मेरा नहीं ख्याल, मेरे लिए मुश्किल है कि पॉलिटिकल कितने परसेंट था या आर्मी ने या नेवी ने या एयरफोर्स ने सजेस्ट किया और कितना उनकी तरफ से सजेशन आई। एट द एंड ऑफ द डे अब प्रॉब्ली आप बेहतर एनालिसिस को कर सकेंगे। नहीं, जिस तरह मुझे बताएं कि दो हम चीज़ें देखते हैं, एक उनका वाइस प्रेसिडेंट है, वो कहते हैं इन दोनों को लड़ने दो, इज इट ए फैक्ट? जी बिल्कुल। फिर विद इन फ्यू आवर्स उनका प्रेसिडेंट कहता है कि इनको आपस में नहीं लड़ना चाहिए, ये दोनों एटमी ताकतें हैं। उसके वाइस प्रेसिडेंट के बयान और उसके प्रेसिडेंट के बयान के दरमियान क्या हुआ? एक ही बात हुई जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने आपसे कहा था वॉर कल्मिनेशन स्ट्रैटेजी जो पाक फ़िज़ाइया ने पर्टिकुलरली लीड की, ज़्यादा मैसिवली जो 10 तारीख को सुबह टनेज गिराई, वो क्या था बुनियादी तौर पर? देखिए, आपने एक मुल्क को परेशान या थोड़ा सा सटपटे में नहीं डाल दिया कि ये क्या हो रहा है। कितना कंफर्टेबली आपने कहा, वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि नहीं ये तो इनका अपना है, करते बिल्कुल रहे। उसने कहा सोवियत यूनियन का S-400 तबाह किया और इजराइल क्लेम करता था कि जो हमारा ड्रोन है ये इम्प्रेग्नेबल, मतलब इसको कुछ क्या नाम है उस ड्रोन का? हार्पर जो है उसका था। उनको मान था कि ये शूट डाउन नहीं हो सकता। 91 गिराए। DGISPR ने कहा, मेरे पास तो डाटा नहीं एग्जैक्ट नहीं है, उन्हीं की मैं बात सुनकर रिकॉर्ड कर सकता हूँ, 91 मार गिराए। तो 3 मुल्क परेशान हुए। चौथा मुल्क हमने सबसे करीबी दोस्त को भी परेशान कर दिया, वो आप हैरान होंगे, तुर्की है। तुर्की कहाँ से बीच में परेशान हुआ? वो इसलिए F-35 दुनिया का इस वक्त मोस्ट मॉडर्न फाइटर जहाज़ है, जो अमेरिका की इस वक्त हम बात करेंगे नंबर 1 फाइटर जहाज़ दुनिया में है, तो F-35 है USA का। तुर्की ने डील कर ली हुई थी विद सम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र F-35 की टू तुर्की, लेकिन इस दौरान उन्होंने S-400 का सौदा कर लिया। अमेरिका ने थ्रेट किया कि या तुम S-400 खरीदोगे या हमारा F-35 खरीदोगे। तो तुर्की ने F-35 छोड़ दिया और S-400 ले लिया, जिसको हमने निशाना बनाया। वो तो जहाज़ रुकवा दिया। मेरा ख्याल है तुर्की को हम मदद कर दें कि इस तरह इसको बचाया जा सके। खालिद साहब, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। फ़ाज़िल, हम जा रहे हैं ब्रेक पर, जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। आइए गुफ्तगू जहाँ ख़त्म की थी ब्रेक से पहले, वहीं से जाके शुरू करते हैं चिश्ती साहब से। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जिस सब की 4 रोज़ा जंग में अगरचे फायरबंदी है और ये किसी वक्त भी फायरबंदी ख़त्म हो सकती है, असल मसला कश्मीर है। क्या आप समझते हैं कि वो संजीदगी से लिया जाएगा? क्योंकि शिमला मुआहदे के बाद ये तय हुआ कि ये मसला इंटरनेशनल इशू नहीं है, ये आप दोनों मुल्कों का है, आप इसको तय कर लें। और कल उनका जो रवैया है वो ये है कि जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है वो भी कहते हैं हमें दो। व्हाट विल हैपन? अब देखें, एक तो आपकी फ़ज़ाई बर्तरी को तस्लीम हम कर लेते हैं, क्या ये दोबारा फ़ज़ाई बर्तरी इस पूरे इलाके में दोबारा इस्तेमाल होगी? और क्या यहाँ से जहाँ से आप ऑपरेट कर रहे थे ये ज़्यादा आसान है और उस इलाके में जाके ऑपरेट करना आपके लिए उतना ही आसान होगा? आपने 2 सवाल किए, जिसमें एक आप कह रहे हैं जी कश्मीर का हिंदुस्तान कहता है कि ये हमारा, इसकी बात करो, अपने वाले की बात करो, और आपने कहा कि ये अमेरिका बीच में पड़ा है, उसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए, पहला फ़ायदा तो ये हुआ है कि आप जंग से पहले कश्मीर छोड़े, पाकिस्तान ही हिंदुस्तान के नुक्ते नज़र से रेलेवेंट ही नहीं था। वो कहते किससे बात करें, हम तो बात ही नहीं करेंगे इनसे, हम तो मैच भी नहीं खेलेंगे इनके साथ। हाँ, वो हमें डिफेंसिव रखते थे। कश्मीर तो बाद की बात है। पहली दफ़ा अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आपको कहा कि दोनों को मेज़ पर बिठाएंगे। अब मेज़ बराबर का होगा ना, जैसे आपके सामने और वो तैयार नहीं है। वो तो कहते हैं कि खून और पानी साथ नहीं रह सकते। लेकिन मैं सिर्फ एक्सेप्टेंस की बात कर रहा हूँ अमेरिकन प्रेसिडेंट की नज़र में। अभी उस इंटरनेशनल में एक ही मेज़ पर बैठेंगे तो मेज़ एक जैसा होगा, कुर्सियाँ एक जैसी होगी जैसे हम बैठे हुए हैं। अब बातचीत का क्या आउटकम निकलता है, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक बिल्कुल नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक मीटिंग होगी तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, ये पहला सवाल था। लेकिन कश्मीर रेलेवेंट हो गया जब अमेरिकन प्रेसिडेंट मेंशन कर देता है, जो कभी मेंशन भी नहीं होता था कभी।
एक बात। दूसरा, आपने कहा कि हमारे लिए लड़ना उधर बॉर्डर पार जाके आसान होगा। देखिए टेक्नोलॉजी, अब वर्ल्ड वॉर में 100 जहाज़ लड़े थे हवा में, लेकिन वो बियॉन्ड विजुअल नहीं थे, वो लिटिल डॉग फाइट थे, एक दूसरे को देख कर मार रहे थे। अभी पिछले 4 सालों में, पिछले, जैसे मैंने एयर मार्शल असगर खान से लेके हर सरबराह का क्रेडिट दिया है, और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का सिद्धू का मैं इसलिए क्रेडिट देना चाहूँगा कि मैं अपनी आंखों से सारी टेक्नोलॉजी देख कर आया हूँ। जो इंटीग्रेशन इस वक्त पाक फ़िज़ाइया की है और यह कैपेबिलिटी है, मैं श्योर हूँ, यकीन है और दुआ भी करता हूँ ऑब्वियसली कि ये रेट बरकरार रहनी चाहिए। 110 एयरक्राफ्ट, 12 एयरक्राफ्ट ऑफिशियली, और CNN की वेबसाइट पे जाएं, वो कहता है 125 थे एट अ गिवन टाइम। मतलब एक वक्त पे 125 में 125 को ज़रब दें 4 या 6 से, क्योंकि हर जहाज़ के पास 4 से 6 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल थे। तो उस वक्त 500 के करीब हवा में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल थे जो 200 किलोमीटर, रात का 12:30 बजे हैं, ज़रा टाइम ज़हन में रखें, जब पायलट 2 किलोमीटर भी नहीं रात को देख सकता। आप तो देख रहे थे ना, यही तो आप, लेकिन रेडार पे देख रहे थे। यही तो आपको एक बर्तरी हासिल थी उन पे। हम रेडार पे देख रहे थे, हमारे सर्विलेंस जहाज बहुत ज़बरदस्त इनपुट दे रहे थे। यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मल्टी डोमेन वेल इंटीग्रेटेड ऑपरेशन हुआ है। हमारे सर्विलेंस जहाज भी देख रहे थे, हमारी साइबर कमांड भी उनको डिग्रेड कर रही थी उनकी सिचुएशन को, पायलट्स अपने रेडार से देख रहे थे। राफेल की क्यों दुआ मांगी थी अभिनंदन के शूटिंग डाउन पे मोदी साहब ने? अगर हमारे पास राफेल होते, क्या चीज़ थी राफेल में? राफेल में एक रेडार था 150 से 200 किलोमीटर ज़्यादा, हमसे एज थी। F-16 का जो हमारे पास एमराम मिसाइल है उसकी 100 किलोमीटर से कम रेंज है, उन्होंने 150 किलोमीटर का जंप किया। उनका रेडार अच्छा था, उनका मीटियोर मिसाइल है जो उस पर लगता है वो बहुत अच्छा था, ये उनको एडवांटेज हासिल हो गया था। बट प्रेजेंट सरबराह ने आकर पाक फ़िज़ाइया के J-10C रिकॉर्ड मुद्दत में ना सिर्फ ख़रीदा बल्कि डे एंड नाइट ऑपरेशनलाइज किया, जिसकी वजह से इसकी रेंज जो है रेडार की वो 150 के मुकाबले में 200 किलोमीटर प्लस है जो भी एम्प्लॉय हुई है। किस मौके पर आपने बतौर खालिद चिश्ती ये महसूस किया कि नाउ थिंग्स कैन बी वर्स? एट व्हाट टाइम? उस रात को जब 6 और 7 की दरमियानी रात को, जब उनके ड्रोन 2 दिन पहले से आ रहे थे और जब मैंने ये कंफर्म किया कि हमारे एयरबेसेस पर हमला हुआ है, दैट वाज अ टर्निंग मोमेंट। आई थॉट या अब जंग ये फुल स्केल में चली जाएगी या पाक फ़िज़ाइया को इतनी स्वेर हिट बैक करना चाहिए कि जिसको मैं अर्ज़ कर रहा हूँ पहले से कि वॉर कल्मिनेशन की तरफ चली जाएगी। एक ख़तरा और भी इस खिते में है, अगर चाइना में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना के कायदीन आपस में बैठे हैं, जो अमरीकी असला अफ़गानिस्तान में मौजूद है, क्या उसमें सुपीरियर असला ऐसा है जो हमारे पास नहीं है? देखिए, जो वो मोस्टली ऐसा वेपन है जो ग्राउंड कॉम्बैट के लिए इस्तेमाल होता है, एरियल कॉम्बैट के लिए मेरे ग्राउंड कॉम्बैट तो होगा जी। दे विल बी, अभी तो आपको एक फ़ौक़ियत हासिल हुई है, बर्तरी हासिल हुई है, आपको अपने जहाज़ों से, मिसाइलों से, रेडार से, सर्विलेंस इसी से हुई है जी। अदरवाइज तो फिर अगर ये नहीं होती है तो फिर तो नीचे फौजी चलेंगे ना, टैंक चलेंगे कि नहीं चलेंगे? एब्सोल्युटली। मेरा ये सवाल है कि जो असला वहाँ में पड़ा है वो किसके इस्तेमाल में आएगा? देखिए, वो हो ये रहा है इस वक्त, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर ये है कि हिंदुस्तान बहुत कन्विंस कर रहा है TTP के साथ, और यहाँ तक एक CIA का पढ़ रहा था, मैं वेरीफाई नहीं कर सका, एक CIA के एजेंट किसी ने कहा है कि एक बड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विंस चल रही है टू डिस्टेबलाइज कश्मीरी, जो प्रो पाकिस्तान एलिमेंट है कश्मीर में, उनको एलिमिनेट करना। और किसके जरिए करना? क्योंकि हिंदुस्तान पर इल्ज़ाम आता है तो वो तालिबान के ज़रिए ज्वाइंट करके, और ज़ाहिर है उसके लिए तो मोस्ट इफेक्टिव वेपन वही है जिसका आप कह रहे हैं। बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ। अगर ये CIA की बात ठीक है, और वैसे भी कॉमन सेंस बनती है कि हिंदुस्तान तालिबान के साथ बहुत इफेक्टिव है। अशरफ गनी के ज़माने से आप नोट करें, डैम बनते थे, हॉस्पिटल बनते थे, सड़कें बनती थी, दौरे होते थे, हमारे मुल्क के ऊपर से उड़ के जाते आते थे, एक दूसरे को मिलने जाते थे, पाकिस्तान को नहीं पूछा जाता था। तो पाकिस्तान की तो रेलेवेंस कम हुई थी उस वक्त भी, और इंडिया की इंटरेस्ट हमेशा है कि ना सिर्फ असला नहीं, तालिबान भी, और वो फैक्टर जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करते हैं, पाकिस्तान के वेस्टर्न साइड से थ्रेट रहे ताकि 2 प्रॉन्ग पाकिस्तान को फेस करनी पड़े। एक तो होगी ना ये जंगी गुफ्तगू। अब आए पानी की तरफ। कैन वी हिट सम बिग वाटर रिजर्वायर ऑफ एनी कंट्री ड्यूरिंग द वॉर? एथिकली नो, कैपेबिलिटीज वाइज यस। देखिए, पानी एक ऐसा है जो मेरी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल है। पानी आने वाली मेरी जो फसल है उसका मुस्तकबिल है, वहाँ से लेकर नस्लों तक जाता है पानी इज़, बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान ठीक कहा कि इट विल बी वॉर एक्ट। वॉर एक्ट जब होगा तो फिर एथिक्स मोरालिटी ख़त्म हो जाती है ना। एथिक्स मोरालिटी ख़त्म होती है तो जंग शुरू होती है। जब नेगोशिएशन फेल होती हैं, व्हेन वी स्टॉप कम्युनिकेटिंग, वी स्टॉप लिसनिंग टू ईच अदर, तो फिर ये मोरालिटी ये शुरू हो जाती है। तो कैपेबिलिटीज़ वाई पाकिस्तान, पाक फ़िज़ाइया के पास मैसिव कैपेबिलिटी है। जिस दिन हुकूमत या इस मुल्क के अवाम चाहेंगे कि हम ये एक्शन लें, पाक फ़िज़ाइया कर सकती है। 14 मई 2025 को जब मोदी ने पाक भारत जंगी हालात के बाद कहा
कि काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्राइन का मैं ऐलान करता हूँ, वो क्या काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्राइन उसके ज़हन में है? मेरा ख्याल है हमारी जो बच्चियाँ शहीद हुई हैं वो वहाँ से शुरू हो गई, और जब ये जंग बंद हुई थी या सीज़ फायर हुआ था तो बहुत से चैनल्स पे मैं आते जाते रहता, मुझसे पूछ रहे थे कि वे फॉरवर्ड इंडिया के पास ऑप्शन क्या है। मैं समझ रहा था कि कैपेबिलिटीज़ वाइज उसकी कैपेबिलिटी कोई ज़्यादा डेंट नहीं पड़ा, लेकिन रिजॉल्व का बहुत बड़ा पड़ा है। देखिए उन्होंने जंग लड़ी कैसे थी, पॉलिटिकली मोटिवेटेड जंग फोर्सेस नहीं जीत सकती इतनी आसानी से। हमारे मुल्क ने जो जंग लड़ी है वो पॉलिटिकल मोटिवेट नहीं थी। कौम क्यों पीछे आ गई? चंद घंटों के अंदर लोग अफवाज पाकिस्तान के पीछे थे। उधर ऐसा हुआ, उनकी एयरफोर्स मेरे हिसाब से क्या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव लेकर लड़ रही थी? जस्ट बिकॉज प्राइम मिनिस्टर सेज बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल है, इलेक्शन जीतना है या जो भी है, तो उनके पास ऑप्शन ही प्रॉक्सी बनती है मैं अगर देखूं। लेकिन मेरा यहाँ पे मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा इफ्तिखार साहब कि प्रॉक्सी वॉर उस वक्त कामयाब होती है जितना आप वैक्यूम देंगे अपने अंदर। फिर सर एक दफ़ा ब्रेक पे जाना पड़ेगा और आते हैं तो फिर गुफ्तगू इस हिस्से को जारी रखेंगे। ख्वाजा ज़ात हम जा रहे हैं ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वाजा ज़ात। भारतीय फ़ज़ाई की इस बयानी को आप कैसे देखते हैं? हम तो दहशत गर्दों से लड़ना चाहते थे, पाकिस्तानी मिलिट्री बीच में वैसे ही आ गई। ये मेरा ख्याल है जंग लड़ने से भी ज़्यादा, सॉरी अगर मैं यूज़ करूँ, जाहिलाना बयान है। मैं जाहिलाना बयान क्यों है? जब मैं किसी मुल्क पर हमला करने जाता हूँ, सॉवरेन मुल्क है, कोई सीरिया या डिसइंटीग्रेटेड खुदा न खास्ता गज़ा नहीं है, ये पाकिस्तान है, न्यूक्लियर स्टेट है। जब आप उसके लोगों पर हमला करना चाहते हैं तो फिर आप बायलैटरल एग्रीमेंट कर लें कि जब आपका दिल करे आप हिंदुस्तान में हम मार दिया करें, जाके जिसका हमारा दिल करे वो मार दिया करें। जब आप दहशतगर्दों के खिलाफ चाहते हैं तो इसको हम मिलिट्री टर्म में कहते हैं हाइपोथेसाइज करना। हाइपोथेसिस ही गलत हो, अगर आपका मिसकैलकुलेटेड हो, फ्लॉड हो, रियलिटी बेस्ड ना हो कि पाक फ़िज़ाइया छुट्टियों पे गई हुई है खुदा न खास्ता कहीं, हम कहाँ होंगे तो रिएक्ट करेंगे। आप हमारे मुल्क को निशाना बनाएंगे, लोगों को, सिविलियंस को मारेंगे, बच्चों को शहीद करेंगे, तो फिर आप कहेंगे कि ये हमने कहा था कि एयरफोर्स ना बीच में आए, तो ये किस लिए जहाज़ रखे हुए हमने, किस लिए हमने कैपेसिटी बिल्ड की हुई है? सॉवरेनिटी तो इफेक्ट हुई ना। अभी जो आपने देखा 10 तारीख को जो सुबह, 7 तारीख को जो सुबह इंडियन जहाज़ आए थे, उन्होंने एयर टू सरफेस मारे, खुद तो जहाज़ नहीं आए थे अंदर, मिसाइल आए थे। तो सॉवरेनिटी हम मिसाइल को भी उतना ही सीरियस लेते हैं जितना प्लेटफॉर्म किसी को लेंगे फिजिकली आना। और उन्होंने हिट भी किया था एग्जैक्टली पॉपुलेशन को, और बच्चे और औरतें और मर्द वहाँ पे। तो सॉवरेनिटी डज नॉट मीन कि फिजिकली फाइटर जहाज़ अंदर आएगा। जब हमने मारा है तो फिर भी मलबे सारे के सारे उधर गिरे हैं इस दफ़ा। अभिनंदन के टाइम हम ज़रा कॉन्शियस थे कि मलबा हमारी तरफ गिरे, इस दफ़ा हम कॉन्शियस नहीं थे। साइबर अटैक में भी आप उनसे ज़्यादा सुपीरियर हैं गालिबन, क्योंकि लगता तो यही है कि 70% बिजली के गेट्स काम छोड़ देंगे तो तमाम जो चीज़ें उनके साथ मुंसलिक हैं उनका काम भी रुक जाएगा। क्या ये हकीकत है? ऐसा ही होता है? देखिए, मैं कुछ अर्सा पहले पाक फ़िज़ाई के सरबराह से मिला था, जब उन्होंने साइबर कमांड की फैसिलिटी का सारा बताया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने, तो मेरे लिए सीइंग वाज बिलीविंग। मैं साइबर कमांड फोर्स में सारा दिन गुजार कर आया, जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं। साइबर कमांड फोर्स क्या क्या कर सकती है? क्या कर सकती है? तो मैं आपको ये कंफर्म ये कर रहा हूँ कि मैंने सारा दिन उनके साथ गुजारा। पहले तो मैं वो डाउट क्लियर कर दूँ कि मिस इन्फॉर्मेशन है कि सब बाहर से हुआ। मैं जब सारा दिन गुजारने के बाद निकल रहा था, मैं अर्ज़ करता हूँ आपको, तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल होना और चीज़ होती है, उसकी एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल और चीज़ होती है। मैं सारा दिन गुजारने के बाद जो सीनियर तरीन ऑफिसर था उससे पूछा कि यार ये मैंने इतने बड़े हॉल, जितना आपका ये स्टूडियो, इस तरह के 8-10 कमरे होंगे, तो मैंने विजिट किया तो मैंने कहा यार ये तो सारा चाइना का होगा या जर्मनी का होगा या फ्रांस का होगा, तो व्हाट अबाउट कल को वो तुम्हारे पासकोड बंद कर दें, सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दें, ब्लॉक कर दें। तो उन्होंने कहा सर आई कैन टेल यू विद 100% श्योरिटी कि जो भी इस वक्त हम ऑपरेट कर रहे हैं वो मेड इन पाकिस्तान बाय पाकिस्तानीज़ है, यानी कि हम डिपेंडेंट नहीं है। ये बड़ी गलत इन्फॉर्मेशन फैल रही है, कुछ लोगों कह रहे हैं जी चाइना ने सारे रेडार ब्लॉक जैम कर दिए तो पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के पायलटों को कहा जाओ हमला करो, हमने जैम कर दिया। ऐसा नहीं था। ये जो ग्रिड स्टेशन सारा कह रहे हैं, ट्रेनों का सिस्टम था, एविएशन को हमने हर्ट किया, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, उनकी वेबसाइट हैक कर ली, डाटा डिलीट कर दिए, सब 24-25 साल के लड़कों ने किया है, जिनको यकीन करें इफ्तिखार साहब, मैं समझता था शायद ये बच्चा यूनिवर्सिटी नहीं गया आज और यहाँ बैठ के आके They did it। तो मैं उनका क्रेडिट नहीं लेने दे सकता जब मैं खुद देख कर आया हूँ, सुनी सुनाई पे बात नहीं कर रहा मैं देख के आया हूँ। जब उन्होंने कहा कि 100% यही है, और यकीन करें मैं समझता था ये करेंगे बच्चे, एंड देन जब अप्लाई हुआ है, जब मुझे पता लगा ग्रिड स्टेशन अभी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे छोड़ा गया, इन चीज़ों को वापस खोल दिया गया ताकि जहाज़ ना टकरा जाए, ट्रेनें ना टकरा जाए, बूढ़े बच्चे और बीमार हॉस्पिटल से इफेक्ट ना हो जाए बिजली से, सिर्फ मैसेज देना था। दैट वाज अ वॉर कल्मिनेशन स्ट्रैटेजी का जो मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे। क्या इसराइल की टीम ने
भारत में आकर उनको इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को अपग्रेड करके दिया? वो रेगुलर है उनका। अगर आप वॉर का पूछेंगे तो वो पॉसिबिलिटी है, अभी कंफर्म नहीं है, बट उनका तो बहुत रेगुलर इंटरेक्शन है, उनके इंजीनियर्स का, टेक्नीशियंस का आना, और जो भी जिस फील्ड में हेल्प कर सकते हैं वो। पाक भारत जंग हुई, अब मीडिया का क्या किरदार देखते हैं? हमारे उनके फ़र्क है बहुत। क्या उनके 900 चैनल्स हैं, मेरा ख्याल है उनका ऐसा मुझे फील होता था कि ये स्क्रीन तोड़ के शायद बाहर आ जाएंगे हमला करने। आप ही नहीं देखते कि बीजेपी की खास आइडियोलॉजी है और वो उसकी नुमाइंदगी करता है उनका सारा टीवी, और वो आवाम को हकीकत से दूर रखे हुए था। देखिए, अब मैंने एक दिन रिसर्च कर रहा था कि चैनल्स की ओनरशिप किस किस की है, तो 80 चैनल तो एक शख्स के हैं जो प्रो मोदी है। 80 चैनल्स अगर वो एक चला रहा है तो फिर किसकी ज़ुबान बोलेंगे? तो ये तो होना ही है, ये ऑब्लिगेटरी है उनके ऊपर कि वो मोदी की ज़ुबान टोक करेंगे, वो अग्रेसिव टोन यूज़ करेंगे। पाकिस्तान को 5वीं नस्ल के स्टेल्थ मिल रहे हैं, ये पहली मुस्लिम जौहरी रियासत होगी जिसके पास ये हथियार भी आ जाएगा। हम अल्लाह ताला से ह्यूमिलिटी और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार अदा करने के बाद हम काफ़ी जगहों में हम फर्स्ट हैं। न्यूक्लियर हम फर्स्ट हैं, राफेल को मारने वाले हम फर्स्ट हैं, S-400 को मारने वाले हम फर्स्ट हैं। तो स्टेल्थ भी इंशाल्लाह ताला जब आएगा तो हम उसको। ये हकीकत है कि पाकिस्तान ने मैदान जंग में PL-15 तवील फासले तक मार करने वाले मिज़ाइल J-10C और AWACS इस तरीके से इस्तेमाल किए कि इनके बनाने वाले भी परेशान हो गए। देखिए, सिर्फ वहीं नहीं रुके हम। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अब 16 के बाद हमें सिर्फ यही जहाज़ हमें इंडक्ट किए हैं जो चाइना से किए हैं। जो J-10C हमने लिए थे उस पर ज़रूर PL-15 लगा हुआ है जो 200 किलोमीटर प्लस है, लेकिन हमने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को भी अपग्रेड किया है। सर क्या पाकिस्तान बैक वक्त 4.5 जनरेशन के जो है J-10C और अब 5th जनरेशन के जो आ रहे हैं जो CJ-35A, इन दोनों को बैक वक्त ऑपरेट करेगा? अगर होगा तो वाई नॉट, इंशाल्लाह। कैपेसिटी वाइज तो आर कैपेबल। J-10C हमने रिकॉर्ड मुद्दत में ऑपरेशनलाइज किया डे एंड नाइट हमारे जिन पायलट्स के। आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, राफेल 2019-20 के आए हुए हैं और अभी राफेल की कंपनी उनको कह रही है कि अगर आपके पायलट तैयार नहीं थे तो आपने जंग में क्यों धकेला हमारे जहाज़ों को। और हमारे जहाज़ 2 साल बाद आए हैं, मार्च 2022 में आए हैं, लेकिन हमारे लोगों ने ज़बरदस्त। एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस के जो J-10C है उसकी कारकर्दगी जो देखी गई उससे कोलंबिया जैसे ममालिक भी सोच रहे हैं कि इसको ना ही खरीदा जाए तो अच्छा है। ये मैंने कंफर्म किया है कि बहुत से मुल्कों में ये सोच दोनों तरफ हो गई है। जो राफेल सोच रहे थे वो राफेल के बारे में डबल माइंडेड हो गए हैं। और एक और चीज़ नोट करें इफ्तिखार साहब कि J-10C 3 साल से हम ऑपरेट कर रहे हैं, 3.25 साल से। अभी तक इजिप्ट के अलावा किसी ने सीरियस नेगोशिएशन नहीं किया। सर, क्या भारत डी-एस्केलेशन के मायदे पर अमल करने के लिए हकीकी तौर पे आपको तैयार नज़र आता है या वो दोबारा पाकिस्तान की सलामती को चैलेंज करने के लिए? हकीकी तौर पर तैयार नहीं नज़र आता मेरी नज़र में। मजबूरन अगर किसी प्रेशर की वजह से, वर्ल्ड प्रेशर्स हैं, उसके ट्रेड रिलेशंस हैं अमेरिका पे, ऑब्लिगेटरी हुआ तो ठीक है, पॉसिबल है, बट नॉट बाय चॉइस। क्योंकि अब जो उन्होंने हाइप क्रिएट की थी इतनी ज़्यादा, क्या टेक होम है उनका अपने लोगों के लिए? इसमें 6 जहाज नहीं लैंड किए, आपका एक आर्म ड्रोन नहीं लैंड किया वापस, एम्बेरसमेंट अलहदा हुई है। अगर आप फाइटर पायलट के तौर पे मई के महीने में होते तो आप कौन सा जहाज़ उड़ा रहे थे? इट्स अ विश लिस्ट। मैं तो आपको ऑन द लाइटर नोट, क्योंकि आपने आखिरी सवाल शायद लाइटर नोट पे किया है, तो मैं जब इन पायलट्स को मिला था तो मैंने उनसे कहा था ये, मैंने कहा मैं तुम पे रश्क भी करता हूँ तो जेलस भी हो रहा हूँ तुमसे कि तुम इतना ज़बरदस्त मशीन उड़ा रहे हो जो हमारे टाइम पे ऑब्वियसली नहीं थी। तो मैं आई कैन ओनली एनवी दोज पीपल एंड ऑब्वियसली सल्यूट देम कि उन्होंने उसी खूबसूरती उतनी अगर आप होते तो कौन सा इनमें से किसको इस्तेमाल करते? ऑफ कोर्स J-10C अगर मेरे पास चॉइस होती है। थैंक यू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी, मुझे बुलाने का था। थैंक यू सो मच।